कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब हजारों विचार हर दिन हमारे दिमाग में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं ना, और एक तरीका लोगों के दिमाग में बस जाता है और दूसरा बस हवा में खो जाता है। ये एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली समस्या है। हम सब ने इसे महसूस किया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ अनफॉरगेटेबल आइडियाज नाम के एक बेहतरीन लेख का अंश है, और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि अपने विचारों को इतना स्पष्ट, सरल और ठोस कैसे बनाया जाए कि वे न केवल सुने जाएं बल्कि याद रखे जाएं और उन पर अमल भी किया जाए। हाँ, अमल भी किया जाए। और ये सिर्फ बड़े सीईओ या मार्केटिंग गुरुओं के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना चाहता है। चाहे वो एक टीम मीटिंग हो या बच्चों को होमवर्क समझाना हो या किसी दोस्त को अपनी बात मनवाना हो। सही बात है। इस चर्चा में हम उन मूल सिद्धांतों को उजागर करेंगे जो एक साधारण से मैसेज को एक यादगार आइडिया में बदल देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर विचार असफल क्यों होते हैं? स्रोत कहता है कि ये इसलिए फेल नहीं होते कि वे गलत या बुरे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए कि वे अस्पष्ट हैं, बहुत ज्यादा जानकारी से भरे हुए हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हैं। और होता इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक बहुत ही सख्त फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर जी। ये हमारे दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। हर रोज हम पर हजारों संदेशों की बौछार होती है, ईमेल्स, विज्ञापन, बातचीत। सही बात है। अगर हमारा दिमाग हर चीज पर ध्यान देने लगे तो वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए उसने एक नियम बना लिया है। क्या नियम? जो चीज तुरंत समझ में नहीं आती उसे गैर जरूरी मानकर हटा दो, डिलीट। यानी अगर मेरे विचार को समझने में जरा भी मेहनत लग रही है तो सुनने वाले का दिमाग उसे डिलीट कर देगा। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली सूत्र है, क्लैरिटी प्रीसीड्स परसुएजन। क्लैरिटी प्रीसीड्स परसुएजन। मतलब किसी को अपनी बात पर राजी करने से पहले यह जरूरी है कि वो आपकी बात को पूरी तरह से समझ ले। अगर स्पष्टता ही नहीं है तो आपकी बात में जो दम है उस तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो समस्या है स्पष्टता की कमी। तो इसका पहला समाधान है सरलता, सिंप्लिसिटी। लेकिन यहीं पर मुझे एक दिक्कत महसूस होती है। सरल शब्द सुनते ही लगता है जैसे हम किसी बात को कम आंक रहे हैं, डम डाउन कर रहे हैं। हाँ। उसे बचकाना बना रहे हैं। मैं अपनी टीम को बच्चों की तरह नहीं समझाना चाहती। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। यहाँ सरलता का मतलब डंबिंग डाउन बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ सरलता का मतलब है विचार का सार निकालना, प्राथमिकता तय करना। सार निकालना? जी। स्रोत में सेना की रणनीति से एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। कमांडर का इरादा, कमांडर्स इंटेंट। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? सोचिए, एक जंग का मैदान है। हाँ। हालात हर पल बदल रहे हैं। ठीक है। अगर एक कमांडर अपनी टुकड़ी को 27 कदमों की एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड योजना दे तो क्या होगा? पहले या दूसरे कदम के बाद ही वो योजना बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुश्मन कुछ ऐसा कर देगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। इसलिए कमांडर उन्हें 27 कदमों की लिस्ट नहीं देता, वो उन्हें सिर्फ एक सरल स्पष्ट इरादा बताता है। जैसे सुबह होने तक उस पहाड़ी के पुल पर कब्जा करो, बस। सिर्फ एक वाक्य? हाँ, ये एक वाक्य उस पूरी योजना का सार है। अब सैनिकों को पता है कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। अच्छा। अगर रास्ते में कोई अप्रत्याशित बाधा आती है तो वे हालात के हिसाब से खुद फैसले ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य स्पष्ट है। अरे वाह! तो ये सरल बनाना नहीं बल्कि सार निकालना है। बिल्कुल। ये तो लोगों को नियमों में बांधने की बजाय उन्हें लक्ष्य देकर आजाद करने जैसा है। आपने सही पकड़ा, यही असली सरलता है जो भ्रम को खत्म करती है और एक्शन को दिशा देती है। इसका मतलब है कि मुझे अपनी अगली प्रेजेंटेशन से पहले खुद से ये पूछना होगा, अगर मेरी टीम को इस पूरी मीटिंग से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा सामने आती है, जिसे स्रोत ज्ञान का अभिशाप कहता है, द कर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का अभिशाप? ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। ज्ञान तो अच्छी चीज है। ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन यह एक जाल भी है। कैसा जाल? जब हम कोई चीज बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं तो हम ये कल्पना करना ही भूल जाते हैं कि उस चीज को न जानना कैसा लगता है। हम उन शब्दों, उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं जो हमारे लिए तो आम होते हैं लेकिन सुनने वाले के लिए बिल्कुल नए होते हैं। मुझे याद है, मेरे पहले बॉस एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे। अच्छा। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट समझाते थे
तो वो सर्किट डायग्राम और कोड की भाषा में बात करते थे। हम सब बस सिर हिलाते रहते थे। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता था। कुछ भी नहीं। वो इतना ज्यादा जानते थे कि वो ये भूल ही गए थे कि हम उतना नहीं जानते। तो ये ज्ञान के अभिशाप का एक सटीक उदाहरण है। डॉक्टर मरीज से मेडिकल भाषा में बात करते हैं, वकील अपने क्लाइंट को कानूनी बारीकियों में उलझा देते हैं। बिल्कुल। वे मानकर चलते हैं कि जो उनके लिए स्पष्ट है वो सबके लिए स्पष्ट है, और यहीं पर सरलता खत्म हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, अपने श्रोता के नजरिए से सोचें। ये मानकर चलें कि उन्हें कुछ नहीं पता और अपनी बात सबसे बुनियादी स्तर से शुरू करें। ठीक है, तो पहला नियम है सार निकालो और ज्ञान के अभिशाप से बचो। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार विचार सरल होने के बावजूद लोगों पर असर नहीं करता। वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाता है, उसमें कोई वजन नहीं होता। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसका जवाब हमारे दूसरे सिद्धांत में छिपा है, ठोसपन, कंक्रीटनेस। ठोसपन। जी। स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचारों को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। हमारा दिमाग हजारों सालों से ठोस चीजों को समझने के लिए विकसित हुआ है। एक शेर, एक नदी, एक फल, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और रणनीतिक तालमेल या ग्राहक संतुष्टि में सुधार जैसी चीजों को हम छू नहीं सकते। बिल्कुल, ये अमूर्त विचार हैं। इन्हें समझने में दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे ग्राहक संतुष्टि का उदाहरण है। हाँ, इसी को लेते हैं। एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, हमें ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना होगा। ये एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन ये हवा में है। सही बात है। टीम का हर सदस्य इसका अलग मतलब निकाल सकता है। कोई सोचेगा बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा सोचेगा विनम्रता से बात करनी है। कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वही मैनेजर ये कहे, आज से ग्राहक की कोई भी कॉल 3 रिंग के अंदर उठ जानी चाहिए। अब देखिए, ये एक ठोस विचार है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। हाँ। जैसे ही मैंने ये कहा, हम सबके दिमाग में एक ही तस्वीर बनी। एक फोन बज रहा है और कोई उसे उठा रहा है। हाँ, ये तुरंत समझ में आता है और इस पर तुरंत काम किया जा सकता है। बिल्कुल। अरे, अब मुझे समझ आया कि हमारी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में लिखे सिनर्जी और इनोवेशन जैसे शब्दों से कभी कुछ क्यों नहीं बदला। वो सिर्फ दीवार पर लिखे शब्द थे। जी। लेकिन जब सीईओ ने कहा हर शुक्रवार ऑफिस में पिज्जा आएगा, तो वो विचार सबको तुरंत समझ आ गया और याद भी रहा। पिज्जा एक बहुत ही ठोस विचार है, और यही इसका जादू है। ठोस विचार हमारे दिमाग में एक साझा मानसिक तस्वीर बनाते हैं। एक शेयर्ड मेंटल पिक्चर। जी। स्रोत की एक पंक्ति सब कुछ कह देती है। अगर आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, तो आप उसे याद नहीं रख सकते। वाह। ठोस विचार अस्पष्टता को खत्म कर देते हैं। वो एक पुल की तरह काम करते हैं जो आपके दिमाग के विचार को सीधे दूसरे के दिमाग में पहुंचा देता है, बिना किसी छेड़छाड़ के। आपने ये भी कहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ठोस विचार जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं तो वे बदलते नहीं हैं। अच्छा। जैसे अगर कंपनी का लक्ष्य है हमें बेहतर सुरक्षा मानक चाहिए, तो ये संदेश मैनेजमेंट से सुपरवाइजर और फिर मजदूरों तक पहुंचते पहुंचते बदल जाएगा। हर कोई इसकी अपनी अपनी व्याख्या करेगा। सही। हाँ, शायद मजदूर सोचेगा कि उसे और ज्यादा फॉर्म भरने होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर नियम ये है कोई भी मजदूर 6 फीट से ऊपर बिना सुरक्षा बेल्ट के नहीं चढ़ेगा, तो ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट और ठोस है। जी। ये संदेश चाहे किसी भी माध्यम से जाए, ये बदलेगा नहीं, ये पोर्टेबल है। और सिखाने के लिए तो ये रामबाण है। बिल्कुल। आप घंटों तक सुरक्षा के सिद्धांतों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन एक मजदूर की तस्वीर जो बिना हार्नेस के ऊंचाई पर काम कर रहा है, वो 1 सेकंड में पूरा संदेश दे देती है। एक ज्वलंत उदाहरण 10 सैद्धांतिक पैराग्राफों पर भारी पड़ता है। तो हमारे पास सरलता और ठोसपन है, पर मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। अगर मेरा विषय वाकई में बहुत जटिल हो तो, मान लीजिए मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मुझे क्वांटम फिजिक्स समझानी है। एक जटिल विषय है। मैं हर चीज को पुल पर कब्जा करो या 3 रिंग में फोन उठाओ जितना सरल और ठोस नहीं बना सकती। सही बात है। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग अपनी बात कभी प्रभावी ढंग से नहीं रख पाएंगे? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको गहराई या जटिलता को छोड़ देना है। तो फिर वो बस ये कहता है कि उसे पेश करने का तरीका बदलो। सबसे मजबूत विचार सरल और ठोस तरीके से शुरू होते हैं। हाँ, और गहराई बाद में जोड़ी जाती है। आप पहले एक मजबूत, ठोस नींव रखते हैं जिस पर श्रोता आराम से खड़ा हो सके, और फिर आप उस पर एक जटिल इमारत बना सकते हैं। मतलब सीधे 20वीं मंजिल से बात शुरू नहीं करनी है,
पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक ठोस उदाहरण या एक सरल कहानी से शुरुआत करें जो आपके जटिल विषय का सार पकड़ती हो। ये एक एंकर की तरह काम करेगा। बिल्कुल। एक बार जब वे उस एंकर को पकड़ लेते हैं तो आप उन्हें गहरे पानी में ले जा सकते हैं। अगर आप सीधे जटिलता से शुरू करेंगे तो वे शुरू में ही खो जाएंगे। ये तो बहुत काम की सलाह है। तो क्या अपने विचारों को परखने का कोई तरीका है, कोई चेकलिस्ट? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क दिया गया है। अपने अगली प्रेजेंटेशन या बातचीत से पहले अपने विचार को इन सवालों पर तौलें। ठीक है, बताइए। पहला, वो एक चीज क्या है जिसे याद रखा जाना चाहिए? ये हो गई सरलता की परीक्षा। बिल्कुल। दूसरा, क्या इसे एक साफ सीधे वाक्य में कहा जा सकता है? ये कमांडर के इरादे वाली बात हो गई। सही। तीसरा, क्या कोई तुरंत इसकी कल्पना कर सकता है? क्या इसकी कोई मानसिक तस्वीर बनती है? ये ठोसपन की परीक्षा। और चौथा, और शायद सबसे कठिन, वो क्या है? क्या मैंने गैर जरूरी जानकारी हटा दी है? ये हमारे अंदर के विशेषज्ञ से लड़ने वाला सवाल है जो सब कुछ बताना चाहता है। हाँ, ये तो मुश्किल है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि विचार अभी भी कच्चा है, उसे और तराशने की जरूरत है। ये एक तरह का क्लैरिटी फिल्टर है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अब मुझे समझ आ रहा है कि उस दिन मेरी प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कहाँ हुई थी। मेरा विचार स्मार्ट तो था पर स्पष्ट नहीं था। और स्रोत यही कहता है, स्पष्ट विचार स्मार्ट विचारों से हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक विचार कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर वो अस्पष्ट है तो वो बेकार है। सरलता का मतलब है फोकस। और ठोस विचार ही वो गोंद है जो आपके संदेश को लोगों के दिमाग में चिपका देते हैं। और इन दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान का अभिशाप। बिल्कुल। ये मान लेना कि जो मैं जानता हूँ वो सब जानते हैं। सही। और मजे की बात यह है कि ये दोनों सिद्धांत, सरलता और ठोसपन, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। कैसे? आप किसी विचार को तब तक ठोस नहीं बना सकते जब तक आप उसका सार न पकड़ लें, और सार पकड़ने की प्रक्रिया ही इसे सरल बनाती है। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। स्रोत की एक अंतिम पंक्ति में सब कुछ छिपा है। एक विचार तब चिपकता है जब उसे समझना आसान हो, उसकी कल्पना करना आसान हो और उसे भूलना असंभव हो। और अब सोचने के लिए एक सवाल। अगली बार जब कोई महत्वपूर्ण बात किसी को समझानी हो, चाहे वो ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन हो या घर पर बच्चों को कोई सलाह देनी हो, तो क्या उसे सिर्फ जानकारी के ढेर के तौर पर पेश करेंगे या उसे एक ऐसी सरल ठोस तस्वीर में बदल सकते हैं जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे? सिर्फ कुछ बताने और किसी के दिमाग में एक यादगार छवि बनाने में क्या फर्क हो सकता है? आज हम एक बड़ी मजेदार और काम की चीज पर बात करने वाले हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है या कोई जरूरी बात है, पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मतलब आवाज जैसे भीड़ में खो जाती है। आज हम इसी समस्या का हल ढूंढेंगे। बिल्कुल। आज के दौर में तो हर तरफ बस शोर ही शोर है। ऐसे में अपनी बात को सिर्फ सुना जाए वो काफी नहीं है, उसे याद भी रखा जाए, वो एक कला है। हाँ, और आज हम इसी कला पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ अटेंशन एंड बिलीवेबिलिटी नाम के एक लेख का दूसरा अध्याय है जो इसी गुत्थी को सुलझाने का दावा करता है। और मिशन साफ है। ये लेख कहता है कि किसी भी विचार को यादगार बनाने के दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। और दूसरा, जो कि शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, उस विचार के लिए भरोसा या विश्वास हासिल करना। बिना इन दोनों के कोई भी आइडिया बस हवा में रह जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्तंभ, ध्यान खींचना। लेख कहता है कि ज्यादातर संदेश इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो बहुत साधारण होते हैं, प्रेडिक्टेबल। मतलब हम वही बातें कहते हैं जो लोग पहले से सुनने की उम्मीद कर रहे होते हैं। सही कहा। हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से एनर्जी बचाने वाली मशीन है। वो पैटर्न पर चलता है। जब तक कुछ ऐसा ना हो जो इस पैटर्न को तोड़े, हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। यहीं पर लेख का पहला बड़ा आइडिया आता है, अप्रत्याशित होना, अनएक्सपेक्टेडनेस। और इसे समझाने के लिए कमाल का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप कहते हैं, सेहत के लिए व्यायाम जरूरी है। हाँ, ये सुनते ही दिमाग सो जाता है। बचपन से सुन रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बिल्कुल। लेकिन अब इसी बात को कहने का दूसरा तरीका सुनिए। बैठना धूम्रपान से ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही एक पल के लिए तो दिमाग हिल जाता है। यही है अप्रत्याशित होने की ताकत। इसका मतलब सिर्फ चौंकाना नहीं है। इसका मतलब है लोगों की उम्मीदों को तोड़ना, उनके दिमागी ढर्रे को एक झटका देना। जब आप ऐसा कुछ कहते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक तरह से दिमाग को जगाने का अलार्म है। पर ये काम कैसे करता है? देखिए,
जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा का अंतर पैदा होता है, क्यूरियोसिटी गैप। इंसान का दिमाग पहेलियां सुलझाने के लिए बना है, उसे अधूरी जानकारी पसंद नहीं। अच्छा। जब आप कहती हैं बैठना धूम्रपान से ज्यादा खतरनाक है, तो सुनने वाले के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है, कैसे? ये कैसे हो सकता है? अब वो इस पहेली को सुलझाना चाहता है। मतलब आपने उन्हें सिर्फ एक तथ्य नहीं दिया, बल्कि उनके दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया। बिल्कुल। लेख में इसका एक ढांचा भी है। पहले कहो आप सोचते हैं कि एक्स सच है, फिर उसे चुनौती दो, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ऐसा क्यों नहीं है, और फिर समाधान दो और असल में क्या मायने रखता है। ये तरीका सुनने वाले को तुरंत बांध लेता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है। अगर हम सिर्फ चौंकाने पर ही ध्यान दें, तो लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है और लेख इस पर खास जोर देता है। ध्यान खींचना तो सिर्फ पहला कदम है, दरवाजा खोलने जैसा। असली चुनौती तो उसे बनाए रखना है। हाँ, लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, हैरानी ध्यान खींचती है और गहरी समझ उसे बनाए रखती है। बिल्कुल। अगर आपके चौंकाने वाले दावे के पीछे कोई ठोस बात नहीं है, तो आपका संदेश सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा, ज्ञान नहीं। तो फिर ध्यान बनाए कैसे रखा जाए? आकर्षक बात यह है कि इसकी भी अपनी तकनीकें हैं। लेख सुझाता है कि सारी जानकारी एक साथ मत परोसो, उसे धीरे धीरे एक रहस्य की तरह खोलो। ये तो आजकल वेब सीरीज वाला फंडा है, ओपन लूप्स। बिल्कुल वही है। एक कहानी शुरू करके उसे एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देना जहां से आगे क्या होगा ये जानने की बेचैनी बनी रहे। इससे लोग दिमागी तौर पर उस कहानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कुछ अप्रत्याशित कहकर ध्यान खींच लिया और कहानी से उसे बनाए भी रखा। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। लोग पूछेंगे, ठीक है बात दिलचस्प है, पर हम यकीन क्यों करें? यहीं पर दूसरे स्तंभ की जरूरत पड़ती है, विश्वसनीयता। और ये सवाल बहुत वाजिब है, खासकर आज के दौर में। लोग स्वाभाविक रूप से शक्की होते हैं। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि अगर बात साबित करनी है तो आंकड़े पेश करो, तथ्य दो। क्या ये लेख कह रहा है कि डेटा पर भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख ये नहीं कह रहा कि आंकड़े बेकार हैं। वो कह रहा है कि कोरे आंकड़े, मतलब सिर्फ नंबर, अक्सर बेअसर होते हैं। वो हमारे दिमाग से बात करते हैं, दिल से नहीं। मतलब भावहीन होते हैं। हाँ, किसी को ये बताना कि इस बीमारी से 10 लाख लोग मर गए, एक खबर है। लेकिन जब हम उन 10 लाख में से किसी एक इंसान की कहानी बताते हैं, तो वो आंकड़ा अचानक जिंदा हो जाता है, मानवीय बन जाता है। अच्छा, तो आंकड़ों को एक कहानी की जरूरत होती है। और अधिकार के बारे में क्या? अथॉरिटी, किसी विशेषज्ञ की बात पर तो लोग भरोसा करते हैं ना? करते हैं, पर उसकी भी एक सीमा है। सिर्फ किसी पद पर होने से या डिग्री होने से भरोसा अपने आप नहीं मिल जाता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें, तो बात यह है कि जानकारी को सिर्फ आधिकारिक नहीं, बल्कि मानवीय और भरोसेमंद महसूस कराना जरूरी है। तो फिर विश्वास बनाया कैसे जाए? अगर बड़े विशेषज्ञ और बड़े आंकड़े हमेशा काम नहीं करते, तो क्या करता है? यहीं पर लेख एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देता है, एंटी अथॉरिटी, यानी गैर विशेषज्ञ की ताकत। एंटी अथॉरिटी, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनके पास शायद कोई बड़ी डिग्री या फैंसी टाइटल ना हो, पर उनके पास जमीनी सच्चा अनुभव होता है। उनकी बातों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो बनावटी नहीं लगती। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली कार खरीद रहा था तो मैंने सेल्समैन से ज्यादा उस मैकेनिक की बात पर भरोसा किया था। उसने कहा, साहब ये मॉडल मत लो, मैंने अपनी आंखों से इसके गियर बॉक्स में दिक्कत आते देखी है। ये एंटी अथॉरिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेख में भी ऐसे ही उदाहरण है, जैसे एक फैक्ट्री का कर्मचारी जो रोज उन मशीनों पर काम करता है। जब वो सुरक्षा में सुधार का कोई तरीका बताता है, तो उसकी बात एक बाहरी सलाहकार से ज्यादा वजनदार लगती है। क्योंकि वो सच्चाई को जी रहा है। बिल्कुल, उसकी विश्वसनीयता उसके अनुभव से आती है, डिग्री से नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली तरीका है। और लेख में एक और तकनीक है जो मुझे बहुत पसंद आई, अपने दावों को परीक्षण योग्य बनाना, टेस्टेबल। हाँ, यानी सुनने वाले को चुनौती देना कि मेरी बात पे अंधा भरोसा मत करो, खुद जांच कर देखो। जब कोई कहता है इसे 7 दिनों तक आजमाएं और खुद फर्क देखें, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो आत्मविश्वास बेच रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम उन विचारों पर कितना भरोसा करते हैं जो खुद को जांच के लिए खुला रखते हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक तीसरा और शायद सबसे आसान तरीका है, खास विवरणों का इस्तेमाल।
स्पेसिफिक डिटेल्स। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लेख में एक उदाहरण है, एक बयान है, हमारे नए कार्यक्रम से बहुत से लोगों को फायदा हुआ। ये बहुत अस्पष्ट लगता है। बिल्कुल। बहुत से का क्या मतलब? 10, 100, 1000, ये एक मार्केटिंग लाइन लगती है। अब दूसरा बयान सुनिए। हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए 23 में से 17 प्रतिभागियों की सेहत में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर सुधार देखा गया। ये सुनते ही बात में वजन आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खास विवरण सटीकता और ईमानदारी का आभास देते हैं। हमारे दिमाग को संकेत मिलता है कि ये बात मनगढ़ंत नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई असली अनुभव या शोध है। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है ये सब एक संतुलन का खेल है। एक तरफ हमें अप्रत्याशित होना है और दूसरी तरफ भरोसेमंद। ये दोनों बातें तो एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं। बिल्कुल। और यही इस लेख का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो इसी संतुलन पर जोर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा अप्रत्याशित होने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात अविश्वसनीय लगने लगेगी। और अगर आप सिर्फ विश्वसनीय होने पर ध्यान देंगे, सिर्फ तथ्य और आंकड़े देते रहेंगे, तो आपकी बात बोरिंग हो जाएगी, कोई सुनेगा ही नहीं। इसीलिए लेख में एक आदर्श प्रवाह बताया गया है, एक आइडियल स्लो। पहला कदम, कुछ अप्रत्याशित कहकर उम्मीदों को तोड़ें। दूसरा, इससे एक जिज्ञासा का अंतर पैदा करें। तीसरा कदम, उस हैरानी को एक गहरी समझ या ज्ञान देकर शांत करें, उन्हें वो आहा वाला पल दें। और आखिरी कदम? आखिरी और सबसे जरूरी कदम, अपने दावे का विश्वसनीय सबूतों के साथ समर्थन करें, चाहे वो किसी एंटी अथॉरिटी के अनुभव से हो, खास विवरणों से या एक परीक्षण योग्य दावे से। वाह, मतलब ध्यान खींचना एक तरह का वादा है और भरोसा उस वादे को निभाने जैसा है। ये तो एक पूरा रोड मैप है। लेख में कुछ सवाल भी हैं, जैसे मैं अपने दर्शकों की कौन सी आम उम्मीद तोड़ सकता हूं और कोई मेरे इस दावे पर यकीन क्यों करेगा? और इन सवालों का जवाब ही एक साधारण विचार और एक यादगार विचार के बीच का फर्क तय करता है। अगर इस पूरी चर्चा को एक पंक्ति में समेटना हो तो स्रोत का ये सारांश सबसे सटीक है। एक विचार तब टिकता है जब वो उम्मीदों को तोड़ता है और फिर ये साबित करता है कि वो विश्वास के लायक है। ये एक शानदार समेशन है। पहले ध्यान खींचो और फिर उस ध्यान का सम्मान करो, उसे भरोसे में बदलो। बिल्कुल। और अब जब हमारी चर्चा खत्म हो रही है तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने इस पर तो बात की कि अपने विचारों को दूसरों के लिए यादगार कैसे बनाया जाए, लेकिन उन विचारों का क्या जिन्हें हम खुद सच मानकर बैठे हैं? आप कहना चाहती हैं कि हमें अपने खुद के विश्वासों को भी इसी कसौटी पर परखना चाहिए? हाँ, जरा सोचिए, हमारे कितने मजबूत विश्वास सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बड़े चौंकाने वाले अंदाज में और भरोसेमंद लगने वाले कुछ खास विवरणों के साथ हमारे सामने पेश किया था, और शायद हमने कभी रुककर उन्हें असल में परखा ही नहीं। क्या हम भी किसी और की बनाई हुई यादगार कहानी के शिकार तो नहीं है? नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो एक ऐसे सवाल की पड़ताल करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझे हैं। कौन सा सवाल? यही कि कोई ब्रिलियंट आइडिया जो कागज पर एकदम सही लगता है, असल में लोगों को एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं मना पाता? हाँ, ये बहुत आम परेशानी है। आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देते हैं, सारे तथ्य सही होते हैं, आपका तर्क मजबूत होता है और कमरे में बैठे लोग सिर भी हिलाते हैं। हाँ, सब सहमत होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, वो विचार वहीं दम तोड़ देता है। एग्जैक्टली। तो आज हम जिस सवाल की तह तक जा रहे हैं वो ये है कि किसी विचार को सिर्फ जानकारी के एक टुकड़े से आगे ले जाकर एक असल एक्शन में कैसे बदला जाए। मतलब जानकारी और व्यवहार के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए। हाँ, चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि इन नोट्स के पीछे का राज क्या है। और सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो ये नोट्स कहते हैं वो ये है कि लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि वे समझते हैं, बल्कि इसलिए एक्शन लेते हैं क्योंकि उन्हें परवाह होती है। ये एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली सच्चाई है। जानकारी हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को संबोधित करती है, लेकिन व्यवहार का जो असली ड्राइवर है वो हमारी भावनाएं हैं। नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारा ध्यान और हमारी याददाश्त एक चुंबक की तरह उन चीजों की तरफ खींचती हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत नाता हो। मतलब सिर्फ आंकड़े और तथ्य ठंडे होते हैं, वे हमें छूते नहीं हैं। बिल्कुल। जब तक कोई विचार किसी की भावनाओं, किसी की उम्मीदों या शायद किसी के डर से नहीं जुड़ता, तब तक वो बेअसर रहता है। इस बात में तो बहुत दम है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको दुनिया भर में कुपोषण के आंकड़े बताए।
आप सुनेंगी, शायद अफसोस भी जताएंगी, पर शायद शाम तक भूल भी जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको आपके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे की कहानी सुनाए जो भूखा सोता है, तो वो बात आपको हिला देगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नोट्स में भी ऐसा ही एक उदाहरण है। एक तरफ ये कहना कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में लाखों लोग विस्थापित होंगे। ये बहुत बड़ी दूर की और एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है। इसे हम समझ तो सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते। सही बात है, ये इतना बड़ा है कि समझ से बाहर लगता है, बस एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। बिल्कुल। अब इसकी तुलना इस बात से कीजिए, अगले 10 सालों में बढ़ते समुद्री जल स्तर से आपके शहर के इस तटीय इलाके में बाढ़ का खतरा 3 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, जिससे वो स्कूल भी डूब सकता है जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। ओहो, अचानक वो दूर की वैश्विक समस्या मेरे घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एग्जैक्टली। वो अब एक आंकड़ा नहीं, एक सीधा खतरा है। तो नोट्स का नियम बहुत सीधा है। समस्या या लक्ष्य जितना छोटा, व्यक्तिगत और ठोस होगा, उससे जुड़ी भावना उतनी ही मजबूत होगी। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब तो ये है कि संवाद का पूरा तरीका ही बदलना होगा। सिर्फ तथ्यों की बौछार करने के बजाय हमें एक भावनात्मक पुल बनाना होगा। और ये सिर्फ डर या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं के बारे में नहीं है, है ना? नोट्स कहते हैं कि ये हमारी पहचान से भी जुड़ा है। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। हम इंसान ऐसे काम करते हैं जो हमारी अपनी छवि, हमारी क्या कहते हैं, आत्म अवधारणा से मेल खाते हों। हम सब अपने मन में अपनी कहानी लेकर चलते हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूं। अच्छा। कोई विचार जो उस कहानी को चुनौती देता है, उसे हम खारिज कर देते हैं। लेकिन जो विचार उस कहानी को मजबूत करता है या उसे और बेहतर बनाता है, उसे हम तुरंत अपना लेते हैं। तो ये सिर्फ एक बाहरी सलाह नहीं रह जाती, ये हमारी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जैसे किसी को ये कहना कि आपको ज्यादा पैसे बचाने चाहिए, ये एक उपदेश जैसा लगता है। हाँ, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, पर ज्यादा संभावना है कि वो इसे नजरअंदाज कर देगा। सही कहा। लेकिन अगर आप कहें, आप जानते हैं जो लोग आर्थिक रूप से स्मार्ट और अनुशासित होते हैं, वे अक्सर अपनी बचत को ऑटोमेट करते हैं ताकि उन्हें इस बारे में सोचना ही ना पड़े। अच्छा, अब आपने उन्हें सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं कहा, आपने उन्हें एक पहचान दी है स्मार्ट और अनुशासित निवेशक की। बिल्कुल। अब पैसे बचाना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि उस बेहतर पहचान को अपनाने का एक तरीका है। वे सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे हैं, वे एक स्मार्ट निवेशक बन रहे हैं। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब क्या ये तरीका लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें अपनी मर्जी से चलाने जैसा नहीं है? इसका इस्तेमाल तो गलत कामों के लिए भी हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नीयत में छिपा है। देखिए, ये तकनीकें चाकू की तरह हैं। आप इससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल लोगों को डराकर या लालच देकर उनसे कुछ ऐसा करवाने के लिए किया जा सकता है जो उनके हित में ना हो। लेकिन इनका इस्तेमाल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य आदतें अपनाने, समाज के लिए कुछ अच्छा करने या अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने के लिए प्रेरित करने में भी हो सकता है। तो जिम्मेदारी हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने भावना और पहचान की बात की। नोट्स कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कहानियां। यहां तक कि वो कहानियों को मानसिक सिमुलेशन कहते हैं। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ प्रोसेस नहीं कर रहा होता। हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो असल में वो काम करते समय होते। मतलब अगर कहानी में कोई किरदार दौड़ रहा है तो हमारे दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। अगर किरदार कुछ स्वादिष्ट खा रहा है तो सेंसरी कॉर्टेक्स। एक तरह से हम अपने दिमाग में उस कहानी को जी रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छी किताबें पढ़ने या फिल्में देखने के बाद मुझे इतना प्रेरित क्यों महसूस होता है। शायद यही वजह है, मेरा दिमाग उस किरदार के साथ उस सफर को जी चुका होता है। बिल्कुल, उसके संघर्ष और जीत को अपना मान लेता है। कहानी एक तरह का फ्लाइट सिमुलेटर है। फ्लाइट सिमुलेटर, ये अच्छा है। हाँ, ये हमें सुरक्षित माहौल में निर्णय लेने, परिणामों की कल्पना करने और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का अभ्यास कराती है। यही वजह है कि कहानियां सीधे निर्देशों से ज्यादा असरदार होती हैं। क्यों? निर्देश हमें बताते हैं क्या करना है, लेकिन एक अच्छी कहानी हमें दिखाती है कैसे और क्यों करना है। वो बहस नहीं करती, वो बस दिखाती है। वो चुपचाप बिना उपदेश दिए हमें व्यवहार सिखा देती है। कहानियों की बात करें तो मुझे हमेशा लगता है कि जिसमें कोई अंडरडॉग, कोई कमजोर मुश्किलों से लड़कर जीतता है, वो सबसे ज्यादा असर करती है।
क्या नोट्स भी कुछ ऐसा ही कहते हैं? हाँ, आप सही जगह पहुंचे हैं। नोट्स में 3 तरह की कहानियों का खासतौर पर जिक्र है और आपकी अंडरडॉग वाली कहानी पहली श्रेणी में आती है, जिसे नोट्स चुनौती की कहानियां, चैलेंज स्टोरीज कहते हैं। चैलेंज स्टोरीज। हाँ, ये कहानियां किसी बड़ी बाधा पर काबू पाने के बारे में होती हैं। ये हमें दृढ़ता, साहस और उम्मीद देती हैं। जैसे किसी स्टार्टअप की कहानी जो दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन फिर टीम ने दिन रात एक करके एक नया प्रोडक्ट बनाया और बाजार में वापसी की। एकदम सही। ऐसी कहानी सुनने के बाद वाकई लगता है कि कुछ भी मुमकिन है और हमें भी अपनी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और दूसरी तरह की कहानियां हैं जुड़ाव की कहानियां, कनेक्शन स्टोरीज। ये कहानियां सहानुभूति, विश्वास और अपनेपन की भावना जगाती हैं। ये रिश्ते बनाने और दूरियों को मिटाने के बारे में होती हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? शायद किसी प्राकृतिक आपदा के बाद अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोगों का एक साथ आकर एक दूसरे की मदद करना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे मतभेदों से ज्यादा हमारी इंसानियत बड़ी है। ये साझा मूल्यों को मजबूत करती हैं और एक समूह को एक साथ लाती हैं। और तीसरी हैं रचनात्मकता की कहानियां, क्रिएटिविटी स्टोरीज। ये इनोवेशन, लीक से हटकर सोचने और समस्याओं को नए नजरिए से देखने के बारे में होती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी क्या हो अगर वाली सोच दुनिया बदल सकती है। मुझे पोस्ट-इट नोट्स की कहानी याद आ रही है। बताइए। 3M कंपनी का एक वैज्ञानिक एक बहुत मजबूत गोंद बनाने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से एक बहुत ही कमजोर गोंद बन गया। सालों तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बेकार आविष्कार। हाँ, फिर एक दिन वो चर्च में था और किताब में निशान लगाने के लिए रखे कागज बार-बार गिर रहे थे। तभी उसे उस कमजोर गोंद का ख्याल आया और इस तरह पोस्ट-इट का जन्म हुआ। क्या बात है! ये रचनात्मकता की कहानी का सटीक उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि गलतियां भी अवसर हो सकती हैं और नियमों से हटकर सोचने से कैसे नए रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। चुनौती, जुड़ाव और रचनात्मकता ये सोचने का एक बहुत मजबूत ढांचा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछिए। मान लीजिए मैंने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनी, मैं पूरी तरह से प्रेरित हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे ये नहीं पता कि अब मुझे ठीक करना क्या है, तो वो प्रेरणा तो कुछ ही देर में हवा हो जाएगी। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला भी। नोट्स कहते हैं, भावना प्रेरित करती है, लेकिन स्पष्टता एक्शन को संभव बनाती है। स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, अगर एक्शन का रास्ता साफ नहीं है तो वो एक्शन कभी नहीं लिया जाएगा, चाहे प्रेरणा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन उस चिंगारी को आग में बदलने के लिए सूखी और साफ लकड़ी चाहिए। वो साफ लकड़ी ही स्पष्टता है। मुझे याद है मैंने एक बार न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाया था, ज्यादा फिट बनूंगी। हम सब बनाते हैं। और 2 हफ्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। ज्यादा फिट क्या होता है? ये बहुत बड़ा और अस्पष्ट लक्ष्य था। अगले साल मैंने बनाया, हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे 30 मिनट के लिए दौड़ने जाऊंगी। और वो मैंने पूरे साल किया। ये स्पष्टता का ही फर्क था। आपका अनुभव इस सिद्धांत को पूरी तरह से साबित करता है। ज्यादा अनुशासित बने, एक अस्पष्ट लक्ष्य है जो भारी लगता है। हाँ, लेकिन सैलरी आने के 24 घंटे के अंदर 5,000 रुपए का एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर अपने सेविंग्स अकाउंट में सेट करें, एक बहुत ही स्पष्ट, छोटा और करने लायक एक्शन है। इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावना और कहानी क्यों का जवाब देती हैं और स्पष्ट एक्शन कैसे का जवाब देता है। एकदम। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ क्यों से प्रेरणा मिलेगी पर दिशा नहीं, और सिर्फ कैसे से निर्देश मिलेंगे पर प्रेरणा नहीं। वाह! एक शक्तिशाली विचार इन दोनों को एक साथ बुनता है। वो पहले दिल को छूता है और फिर दिमाग को एक साफ सुथरा रास्ता दिखाता है। तो इन सबको मिलाकर देखें तो एक व्यावहारिक ढांचा क्या बनता है? अगर किसी को अपने विचार को इस कसौटी पर परखना हो कि वो एक्शन में बदलेगा या नहीं, तो उसे खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए? नोट्स इसके लिए एक बहुत ही कारगर चेकलिस्ट देते हैं। किसी भी विचार को प्रस्तुत करने से पहले ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, किसी को व्यक्तिगत रूप से इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ठीक है, यानी सबसे पहले व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, क्या ये उनकी किसी गहरी जरूरत, डर या आकांक्षा से जुड़ता है? दूसरा, ये विचार किस पहचान को मजबूत करता है? पहचान का पहलू, ताकि लोग उस विचार को अपना सकें। और तीसरा, कौन सी कहानी इस विचार को एक्शन में दिखाती है? क्या कोई ऐसी सच्ची कहानी है जो ये दर्शाती हो कि ये विचार असल में कैसे काम करता है?
कहानी यानी वो मानसिक सिमुलेशन। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, चौथा और पांचवां सवाल एक साथ आते हैं। सबसे छोटा और स्पष्ट अगला कदम क्या है, और क्या कोई व्यक्ति खुद को वो कदम उठाते हुए आसानी से कल्पना कर सकता है? मतलब क्या वो एक्शन इतना सरल और साफ है कि उसकी एक मानसिक तस्वीर बन सके, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। या सोमवार शाम 6 बजे जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकलें? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो वो विचार शायद ही कभी व्यवहार में बदल पाएगा। तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। व्यक्तिगत परवाह, पहचान को मजबूती, एक्शन दिखाती कहानी और एक छोटा स्पष्ट अगला कदम। बिल्कुल। भावना, पहचान, कहानी और स्पष्टता, ये 4 स्तंभ हैं। जब ये चारों स्तंभ एक साथ काम करते हैं तो एक विचार सिर्फ जानकारी का टुकड़ा नहीं रह जाता। वो एक आंदोलन बन सकता है, एक आदत बन सकता है, या किसी कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन सकता है। आज की बातचीत के बाद तो किसी भी आइडिया को देखने का मेरा तरीका ही बदल गया है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स या डेटा के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, भावनाओं और कहानियों से गहराई से जुड़ने के बारे में है। सही कहा आपने। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली विचार वे नहीं हैं जो दिमाग में प्रवेश करते हैं, बल्कि वे हैं जो दिल में उतरते हैं और हाथों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हमारे अपने मन में चलने वाली बातें, हमारी सेल्फ टॉक भी एक तरह की कहानियां हैं जो हम हर रोज खुद को सुनाते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपनी उस अंदरूनी कहानी पर लागू करने से हमारे रोजमर्रा के कार्यों और आदतों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या हम खुद को बेहतर कहानियां सुनाकर खुद को ज्यादा प्रभावी एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं?